इसरो में स्टूडेंट साइंटिस्ट के तौर पे 2 साल काम भी किए। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ और एयरक्राफ्ट कंपनी में डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे कार्यरत थे। यूपीएससी में अपना हाथ आजमाए। पहले प्रयास में मुझे 4 नंबर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था और दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब क्लियर हो गया और 38 रैंक के साथ हम सफल हुए और बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। तो मैं जो समाज में देख रहा था, बच्चे भ्रमित हो गए हैं और गलत रास्ते पे निकल गए हैं। तो अभी हम लोग को समाज को एकत्रित करके रखना होगा। तो अभी ज़रूरत है कि समाज एकत्रित हो और जो पहले का जिम्मेदारी था उसी तरह से जिम्मेदारी निभाए, ताकि बच्चे जो है गलत रास्ते पे ना जाएं। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आस पड़ोस के लोग, चाचा चाची और आस पड़ोस के लोग उनका ध्यान रखें कि बच्चा गलत रास्ते पे ना निकले। नहीं, हम लोग हमेशा से दहेज के विरोधी रहे हैं और मेरे पापा तो प्राचार्य हैं, तो उन्होंने शपथ भी खाया हुआ है कि दहेज नहीं लेंगे। और ये मैं आश्वासन देता हूँ और ये मैं पक्का वादा के साथ कहता हूँ कि मैं जीवन जब भी शादी करूँगा मैं दहेज नहीं लूँगा। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देखना शुरू कर दिया है नेशनल न्यूज हंट। बीपीएससी एग्जाम में 38वां रैंक प्राप्त कर एसडीएम पद पर चयनित होने वाले अभिराम कुमार, जो कि रामनगर गांव निवासी हैं, फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत ये रामनगर गांव पड़ता है, मधुबनी जिला का। और यहाँ पे आज जो है, मैं जैसे कि पहले बताया था, जिस रोज़ इनका चयनित हुई थी, रिजल्ट निकला था, हमने न्यूज़ बनाए थे, इनके दादाजी से हमने बात किया था। इनके पैतृक गांव रामनगर में, अभी भी पैतृक गांव रामनगर में, और आज यहाँ पे आ चुके हैं। उस रोज़ मैंने बताया था कि जब वो आएंगे तो हम उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे। तो आज आ चुके हैं और इन्होंने आते ही अपने परिवार के तमाम सदस्यों से जो है आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और आप देख सकते हैं इनका रिश्तेदार और परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे इनसे, विशेष तौर पे हम बात करेंगे अभिराम कुमार से। और सबसे क्वेश्चन पहला है आपसे, कैसा लग रहा है ये उपलब्धि जो हासिल हुई है, आशीर्वाद मिला है गांव का, समाज का, आपके दादाजी का, पिताजी का, कैसा लग रहा है ये बताइए। जी, ये जो सफलता मिली है ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने वर्षों का मेहनत है, बहुत सालों से लगे हुए थे, यूपीएससी का तैयारी किए, वहाँ असफल रहे, फिर बीपीएससी में आए और यहाँ जो सफलता मिली है और जो मेहनत हुआ है उसके बाद बहुत खुशी हो रही है। जी, तो ये थोड़ा सा शैक्षणिक के दिन में आपका जो संघर्ष है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र, किन किन कठिनाइयों को सामना करते हुए थोड़ा सा वो बताइए आप, शुरुआती। जी, हम से आपने एजुकेशन प्राप्त की, ये सब थोड़ा सा जी, बचपन का पढ़ाई तो मैं गांव से ही किया था। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, उसी से मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद चूँकि पापा वहाँ टीचर थे मधेपुर में, तो हम लोग वहाँ चले गए थे और वहाँ पे अपना प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पे प्रारंभ किए। जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए और जब पढ़ाई जब इम्पोर्टेंट हो गई और उस टाइम में मेरी माँ जो है सबसे पहले फैसला ली कि हम लोग यहाँ पे अब मधेपुर में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा स्कूल नहीं है, तो इसको एक अच्छे शहर में जाके हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और वही पल था जब हम लोग वहाँ से निकले। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो हमारे पिताजी के जो प्रधानाध्यापक थे उसी स्कूल में, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जहाँ भी पढ़ेंगे, उनका नाम है हरिश्चंद्र सर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप कहीं भी रहेंगे, कितना भी खर्च आएगा, हम आप लोग के पढ़ाई में कभी कमी नहीं होने देंगे। और यही आश्वासन था कि मेरी मम्मी और मेरे पापा हम लोग को दरभंगा लेके गए और वहाँ के बाद जो हम लोग पढ़ाई किए उसमें सारा जो खर्च हुआ वो सर ही दिए। हाँ, सर ही दिए। तो 10th हम वहाँ से किए, दरभंगा से किए, जैसा मैरी एकेडमी है वहाँ से किए। उसके बाद +2 में पापा बोले कि हमारे स्कूल में ही एडमिशन ले लो, तो पापा के स्कूल +2 राज हाई स्कूल में ही हम एडमिशन लिए। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग की तैयारी किए और हम कॉमेडके के थ्रू बेंगलोर में एडमिशन लिए, सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और वहाँ 4 साल पढ़ाई किए। 4 साल पढ़ाई करने के बाद बीच में बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी मिला। इसरो में स्टूडेंट साइंटिस्ट के तौर पे 2 साल काम भी किए। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ और एयरक्राफ्ट कंपनी में डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे कार्यरत थे। उसके बाद जब 2 साल काम कर लिए वहाँ पे, और भैया बराबर बोलते थे कि पढ़ाई जारी रखो, काम के चक्कर में ऐसा ना हो कि पढ़ाई कहीं पीछे छूट जाए। तो उन्हीं के बाद पे हम जॉब छोड़े और जॉब छोड़ के फिर दिल्ली गए। हालांकि दिल्ली में किसी कोचिंग से हमको ज्वाइन नहीं किए, हम स्वाध्याय ही किए, सेल्फ स्टडी के थ्रू ही पढ़ाई किए।
और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद कोरोना के काल में घर वापस आना पड़ा, और घर वापस जब आए तो दरभंगा से वहीं से पढ़ाई जारी रखे और उसके बाद बीपीएससी में अपना हाथ आजमाए। पहले प्रयास में मुझे 4 नंबर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, और दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब क्लियर हो गया और 38 रैंक के साथ हम सफल हुए और बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। ये तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा क्रेडिट अगर दे तो 2 लोगों को मैं सबसे पहले दूंगा। एक तो भैया जिन्होंने डिसाइड किया कि पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए, आप कहीं भी रहें तो आप पढ़ते रहें, और वही प्रेरित किए कि आप सिविल सेवा में आइए। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं अच्छे जॉब में था, अच्छी सैलरी थी, वहाँ खुश भी था, काम भी बहुत अच्छा था, बट वही प्रेरित किए कि आप सिविल सर्विसेज में आइए, उससे बड़ा आपको मौका मिलेगा समाज के लिए कुछ करने का। दूसरी मेरी माँ रही जो बचपन में डिसाइड की कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आपको बाहर जाना होगा, और वो दरभंगा हम लोग को लेके आई। अकेले रही वहाँ पे पढ़ाई, पापा का पोस्टिंग मधेपुर के पास ही था, बाद में हालांकि पापा ट्रांसफ़र करवा के वहाँ दरभंगा में आए। तो 2 लोगों को मैं दूंगा, और पापा तो खैर रीढ़ की हड्डी हैं, वो हमेशा से प्रेरित किए, हमेशा से जो भी खर्च रहा वो किए। बाकी जो हमारे दादाजी हैं, दोनों दादाजी, समाज, सब लोगों ने हेल्प किया, हमेशा प्रेरित किया कि आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल कीजिए। जी, अगला सपना क्या होगा एसडीएम के बाद का? कुछ जैसे कि इससे पहले मैंने बात कर रहा था तो उन लोगों का आशीर्वाद के रूप में आपको बताया कि उनको हम डीएम देखना चाहते, चाहे मैं रहूँ या न रहूँ। तो अगला क्या सपना है आपका? जी, पहला सपना तो डीएम बनना ही था, और उसी के लिए हम जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गए थे। हालांकि लंबा सफ़र रहा और सफ़र थोड़ा अप्स एंड डाउन से भरा था, जिसके वजह से हम डिसाइड किए कि बीपीएससी में आए और एक जॉब सुनिश्चित कर लें, उसके बाद फिर तैयारी करें। तो आगे हम यही चाहेंगे कि आगे जो यूपीएससी की पढ़ाई कहीं पीछे छूट गई है उसको फिर जारी रखें, और इससे अच्छे पद पे सुशोभित हों और क्षेत्र और देश के लिए अच्छे से काम कर पाएँ। जी, जिस क्षेत्र में आपका घर है ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ के युवा भी मैं समझता हूँ को अभी पिछड़ा हुआ है इस विकास के मामले में और मामले। संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे युवाओं का, आपके हम उम्र का और जो भी युवा हैं? जी, अभी जो क्षेत्र में मैं देख रहा था पिछले कुछ वर्षों से, हालांकि मैं ऐसे किसी पद पे या ऐसे मैं था नहीं कि कुछ सजेशन दे पाऊँ, हालांकि अब मैं ऐसे पद पे हूँ कि कुछ समाज के लिए कर भी सकता हूँ। तो मैं जो समाज में देख रहा था, बच्चे भ्रमित हो गए हैं और गलत रास्ते पे निकल गए हैं। तो अभी हम लोग को समाज को एकत्रित करके रखना होगा। जैसे मैं बचपन का एक उदाहरण दूं, तो जब मैं बच्चा था तो हमारे 6 चाचा जी हैं, और आस पड़ोस के भी जो हमारे जो दियादी में जो चाचा लोग हैं, वो लोग हम पे शासन करते थे कि कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, तो वो लोग हम लोग का देखभाल करते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं विखंडन आ गया है और एकल परिवार के लोग उन्मुख हो गए हैं। तो अभी ज़रूरत है कि समाज एकत्रित हो और जो पहले का जिम्मेदारी था उसी तरह से जिम्मेदारी निभाए, ताकि बच्चे जो है गलत रास्ते पे ना जाएं। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आस पड़ोस के लोग, चाचा चाची और आस पड़ोस के लोग उनका ध्यान रखें कि बच्चा गलत रास्ते पे ना निकले। जी, लास्ट में क्वेश्चन है, हंसी भी आएगी, शादी हुआ है या नहीं? जी, शादी तो नहीं हुआ अभी। तो क्या गांव देहात में अभी भी है कि अरेंज मैरिज, और लेकिन आजकल लव मैरिज ज़्यादा चल रहा है, क्या कौन सा मैरिज पसंद करना है चाहेंगे? ये तो व्यक्तिगत निर्णय है। अरेंज मैरिज में भी परेशानी हो सकती है और लव मैरिज में भी हो सकती है। हालांकि अगर मैच्योरिटी हो और अंडरस्टैंडिंग हो पति पत्नी के बीच में, तो कोई भी मैरिज हो वो सफल रहता है। जी जी। तो दहेज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, दहेज लेंगे या नहीं? जी नहीं, हम लोग हमेशा से दहेज के विरोधी रहे हैं, और मेरे पापा तो प्राचार्य हैं, तो उन्होंने शपथ भी खाया हुआ है कि दहेज नहीं लेंगे। और ये मैं आश्वासन देता हूं और ये मैं पक्का वादा के साथ कहता हूं कि मैं जीवन जब भी शादी करूंगा मैं दहेज नहीं लूँगा। जी, अभी जो है नीतीश सरकार जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं महिला शिक्षा पे। 35% आरक्षण हर एक जॉब में दिए हुए हैं, 33% आरक्षण भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दिए हुए हैं। तो लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारा स्कीम्स भी चल रहा है, जैसे पोशाक योजना है, साइकिल योजना है और सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना सब है। ये सब योजनाएँ चल रही हैं। ज़रूरत है कि समाज में जागरूकता फैलाया जाए, और जागरूकता फैलेगा तो बच्चे जो हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो समाज में आगे बढ़ेंगी
शिक्षा के प्रति जागरूक होंगी और आगे बढ़ेंगी। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक मेरी बहन जैसी है जो इस बार बीपीएससी भी क्लियर की है, हमारे साथ ही तैयारी करती थी। एक बच्चे की माँ थी और घर से उतना सपोर्ट उनको नहीं मिलता था, फिर भी अगर लोग जुनूनी हो जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है, और वो अभी कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं। जी, तो ये थे अभिराम कुमार जी, इनसे हमने बातचीत किया। आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।